This is my promise to all of you. If you follow these 10 steps honestly, no one can stop you to get 98% marks in class 10th. क्लास 10th में अगर आप 90% मार्क्स के टारगेट को अचीव करना चाहते हो तो आपको ये 10 बेस्ट स्ट्रेटजी स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। और ये 10 बेस्ट स्टेप्स क्या हैं जिनको फॉलो करके आप 98% तक पहुंच सकते हैं, ये मैं आज आपके सामने डिस्कस करूंगा। तो मैं हूं दिवाकर, जो आपको पढ़ाते हैं साइंस की यहाँ पर बेस्ट से बेस्ट क्लासेस आपको दी जाती हैं, प्रोवाइड की जाती है। बायो मैंने ऑलरेडी कंप्लीट कर दी है, केमिस्ट्री का एक लेक्चर कंप्लीट हो गया है, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, जितनी भी चीजें कंप्लीट हो गई हैं सबकी लिंक आपकी डिस्क्रिप्शन में गिवन है। आज कोई स्टडी नहीं, कोई पढ़ाई नहीं, आज पढ़ाई को किस डायरेक्शन में आपको करना है एक प्रॉपर डायरेक्शन में आपको दूंगा, सो दैट आप उसको फॉलो करके इस टारगेट तक पहुंच सकते हो। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे कि इस टारगेट तक आप कैसे पहुंच सकते हैं। ठीक है ना, तो 10 बेस्ट स्ट्रेटजी स्टेप्स को मैं आज यहां पर आपको डिस्कस करूंगा ताकि आप एक प्रॉपर डायरेक्शन में अपनी पढ़ाई को कर सको। ठीक है, तो सबसे पहले स्टेप की तरफ हम बढ़ते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अपना टारगेट आपको बड़ा रखना है। अगर आपका टारगेट है भाई आपको पास होना है तो आप फेल भी हो सकते हो, इस बात को याद रखना। अगर आपका टारगेट 50% है तो आप 45 पे रुक सकते हो, अगर 60 है तो 55 पे रुक सकते हो, अगर 70 परसेंटाइल का टारगेट है तो आप 65 परसेंटाइल पे रुक सकते हैं। लेकिन अगर आपका टारगेट 90 प्लस है तो आप 90 परसेंटाइल भी अचीव कर सकते हो, 99 है तो 98, 95, 97, 96 परसेंटाइल आप अचीव कर सकते हैं। तो हमेशा अपने टारगेट को आपको बड़ा रखना है। ठीक है, तो ये 10 स्टेप्स आपके क्या होने वाले हैं। सबसे पहला स्टेप जो आपको समझना है, देखो देखने में बड़ा इजी लग सकता है लेकिन इसको फॉलो केवल कुछ ही बच्चे करते हैं, सारे बच्चे नहीं करते हैं। ठीक है, जो टॉपर बच्चे हैं वो इसको जरूर फॉलो करते हैं। अपनी पढ़ाई को करने से पहले देखो, यहां पर बेसिकली मैं साइंस की बात कर रहा हूं, लेकिन ये जो स्टेप्स है ना, ये आपको हर एक सब्जेक्ट में काम आएंगे। हर एक सब्जेक्ट्स को स्टडी करते टाइम आपको ये स्टेप्स याद रखने हैं। और एक वाइट पेपर पर, A4 साइज का एक वाइट पेपर आता है, उस पर आपको ये सारे स्टेप्स नोट कर लेने हैं, सो दैट आपको ये चीजें रिमेंबर रहे, आपके दिमाग में छप जाए सारे स्टेप्स। ठीक है ना, सो दैट आप इनको पढ़ाई करते टाइम फॉलो करते रहो। सबसे पहला स्टेप है बच्चों, अंडरस्टैंड द सिलेबस थॉरली। जिस सब्जेक्ट को आप पढ़ रहे हो ना, उस सब्जेक्ट के सिलेबस को आपको समझना है थॉरली, डीपली आपको समझना है कि उसमें क्या क्या चीजें आपको पढ़नी है। क्योंकि हर साल क्या होता है, कुछ चीजें अपडेट होती है, कुछ चीजें रिड्यूस होती है, कुछ चीजें ऐड होती है। कुछ चैप्टर्स ऐसे, कुछ बच्चों को तो यही पता नहीं होता है कि भैया इस साल कौन सा चैप्टर रिड्यूस हुआ है, कौन सा चैप्टर ऐड हुआ है, किस चैप्टर में कौन सा टॉपिक रिड्यूस हुआ है, कौन सा टॉपिक ऐड हुआ है। इस पर मैं ऑलरेडी एक लेक्चर आपको प्रोवाइड कर चुका हूं सिलेबस का, कि इस साल आपका सिलेबस क्या रहने वाला है साइंस में। ठीक है, तो आपको अपने सिलेबस को सबसे पहले समझना है। सिलेबस का एक प्रिंट आउट अपने पास आपको रखना है, सो दैट जब आप पढ़ रहे होंगे तो आपको पता चलेगा कि आपके कौन कौन से टॉपिक कंप्लीट हो गए। जो टॉपिक आपके कंप्लीट हो गए हैं उन पर आपको इस तरीके से अंडरलाइन कर देना है। ठीक है, ये है सिलेबस का फायदा। तो सिलेबस को आपको थॉरली जा करके समझना है कि क्या क्या चीजें आपकी सिलेबस में इस साल आने वाली है। पूरी आउटलाइन ले लेनी है आपको इसकी, है ना, एक आउटलाइन ले लेनी है, एक रूपरेखा ले लेनी है, एक ओवरव्यू ले लेना है आपको कि आपकी सिलेबस में एक्चुअली में क्या क्या चीजें हैं। इसमें दूसरा पॉइंट ये रहेगा कि ऑनलाइन लेक्चर्स आपको देखने हैं। यूट्यूब पे बहुत सारे बेस्ट से बेस्ट टीचर्स आपको क्लासेस प्रोवाइड करते हैं, और इस चैनल पर भी आपको साइंस की बेस्ट क्लासेस दी जाती है। यहां से भी आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। इससे क्या होता है ना कि आप जैसे, आपको पता है भाई आप जिस स्कूल में पढ़ रहे हो ना, वो सबसे बेस्ट स्कूल है, वो सबसे बेस्ट स्कूल है। देखो जो टाइम अभी चल रहा है वो सबसे बेस्ट टाइम है। जो इंसान आपके सामने अभी बैठा है वो सबसे इंपॉर्टेंट इंसान है, और जो समय अभी चल रहा है वो सबसे बेस्ट टाइम है। और जिस स्कूल में भी आप पढ़ रहे हैं वो आपकी सबसे बेस्ट स्कूल है, इंडिया की सबसे बेस्ट स्कूल है, इसलिए आप वहां पर पढ़ रहे हैं। तो ऑब्वियसली वहां पर बेस्ट टीचर्स भी होंगे, तो बेस्ट टीचर्स होंगे तो ऑब्वियसली आपको बेस्ट क्लासेस भी प्रोवाइड की जा रही होंगी। तो आपको पता है कि कल आपके टीचर आपको कौन सा टॉपिक पढ़ाएंगे, ये हर बच्चे को पता होता है। जो जेन्युइन बच्चा होता है, सीरियस बच्चा होता है पढ़ाई को लेकर के, उसको पता होता है कि उसको
कल उसके टीचर कौन सा टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं, तो उस टॉपिक को पढ़ने से पहले आप ऑनलाइन लेक्चर्स को पढ़ लीजिए। ऑनलाइन लेक्चर को पढ़ लीजिए। 1.5x की स्पीड में आप पढ़ सकते हैं, 2x की स्पीड में आप पढ़ सकते हैं अगर आपके पास टाइम नहीं है तो, क्योंकि आजकल वन शॉट का जमाना चल रहा है, तो वन शॉट में आपको पूरा चैप्टर मिल जाता है। ठीक है, जैसे मैंने बायो के सारे चैप्टर्स वन शॉट में भी कंप्लीट कर रखे हैं, पार्ट्स में भी कंप्लीट कर रखे हैं, क्योंकि कई बच्चों के पास टाइम नहीं होता है तो उनके लिए पार्ट्स में भी प्रोवाइड कर रखा है, वन शॉट में भी प्रोवाइड कर रखा है, 1-1, 2-2 घंटे के लेक्चर्स। ठीक है, तो वहां से भी आप तैयारी कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है ना, एक आउटलाइन बन जाती है, एक माइंड मैप बन जाता है आपके माइंड में कि इस चैप्टर के अंदर क्या क्या चीजें हैं। तो जब आप ऑफलाइन क्लास में बैठोगे, अपनी स्कूल में बैठोगे जहां पर आपके टीचर्स पढ़ा रहे हैं, आपके बेस्ट टीचर्स पढ़ा रहे हैं, तो उनकी बातें आपको अच्छे से समझ में आएंगी। तो उस क्लास को अटेंड करने से पहले आपको ऑनलाइन लेक्चर अटेंड करना है। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं कर सकते हैं तो ऑफलाइन क्लास को अटेंड कर करके ऑनलाइन लेक्चर्स अटेंड कर लीजिए। ठीक है, और नॉट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आपको नोट करते चलना है। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको नोट करना है सिलेबस के अंदर। ठीक है, अब आपको कैसे पता चलेगा कि सर ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो जो टीचर आपको पढ़ा रहे हैं या जिन टीचर से आप पढ़ रहे हैं ना, वो आपको साथ साथ में ये भी बताते हैं कि बेटा इस पर स्टार मार्क कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अच्छा, इंपॉर्टेंट टॉपिक का आइडिया कैसे पता चलता है ये मैं आगे के स्टेप में भी आपको बताऊंगा, लेकिन आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को क्या करना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आपको नोट करना है। जैसा आपके केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। अब सर इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, सारी चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है, सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कैसे करना है। अगर आप इस टॉपिक को छोड़ रहे हो तो मतलब आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। ये बहुत बहुत वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपकी केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस का। भाई आप इक्वेशंस पढ़ रहे हो, रिएक्शंस पढ़ रहे हो, लेकिन आपको यही पता नहीं है कि इसको बैलेंस कैसे करना है, तो मतलब आपने चैप्टर नहीं पढ़ा। अगर आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है तो कहीं ना कहीं आपने अभी गलती करी है चैप्टर को समझने, फिर से उसको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो आउटलाइन ले लीजिएगा, वॉच ऑनलाइन लेक्चर्स, ऑनलाइन लेक्चर्स को देखिए और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को नोट करिए। ये पहला स्टेप है कि आपको अपने सिलेबस को क्या करना है बच्चों, थॉरली जाकर के समझना है। ठीक है, दूसरा पॉइंट, दूसरा स्टेप है आपका रेगुलर स्टडी एंड रिवीजन रूटीन। कंसिस्टेंसी 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 कंसिस्टेंसी, यू हैव टू बी कंसिस्टेंट, है ना, यू हैव टू बी पंक्चुअल, है ना, यू हैव टू बी रेगुलर, है ना, आपको रेगुलर होना है, आपको पंक्चुअल होना है ना, आपको कंसिस्टेंट होना है। कंसिस्टेंसी मतलब क्या हो गया, आपको कंटिन्यूअसली पढ़ना है, रेगुलर पढ़ना है। अगर आप डेली 2 घंटे पढ़ रहे हो तो मतलब 2 घंटे ही पढ़ना है। ऐसा नहीं कि किसी दिन आधा घंटा पढ़ा, किसी दिन आपने पढ़ाई नहीं करी, छोड़ो आज क्या पढ़ना है, आज खेलने के लिए चला जाता हूँ। खेलना भी जरूरी है, खेलने के लिए अलग टाइम होता है, पढ़ाई का अलग टाइम होता है। तो इस तरीके से आप अपने टाइम को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। रेगुलर स्टडी जरूरी है और अभी से आप अपनी स्टडी कर लीजिए। ठीक है ना, अभी से आप अपनी स्टडी को कर लीजिए ताकि आपको दिक्कत ना हो बाद में। नहीं तो लास्ट में क्या होता है ना, बच्चे इधर उधर से नोट्स मांगते हैं, इधर उधर से चीज़ों को कलेक्ट करते हैं, उसके बाद पढ़ने की कोशिश करते हैं, इस तरीके की वीडियोस देखते हैं कि भैया 10 दिन में 95% लाने का अचूक तरीका, अचूक ट्रिक, है ना। ये सारे लोग आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं जो इस तरीके की बातें करते हैं कि 10 दिन में आपको 98% मार्क्स, जिंदगी की कोई ताकत भी नहीं देख सकती है। आपको जेन्युइन तरीके से पढ़ना है और जेन्युइन टीचर्स से ही पढ़ना है। इस तरीके के क्लासेस आपको अटेंड नहीं करनी है जहां पर ये बताया जा रहा है कि भाई ये 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बदल देंगे आपकी जिंदगी। हाँ, इस तरीके के वीडियोस आते हैं हमारे सामने। ठीक है, ये 5 क्वेश्चन अगर आप कर लोगे तो आप 98% मार्क्स अचीव कर लोगे। केवल ये 10 क्वेश्चन पढ़ लो, बाकी पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। इस तरीके की वीडियोस अगर आपके सामने आ रही है, आपके मोबाइल के इंटरफेस में आ रही है, तो प्लीज इग्नोर दोज वीडियोस, है ना, उन वीडियोस को इग्नोर करिए। ठीक है, आपको कंसिस्टेंट होकर के पढ़ना है, जेन्युइन तरीके से पढ़ना है और थॉरली पढ़ना है और रेगुलर स्टडी करना है और रिवीजन रूटीन, रिवीजन का भी रूटीन बनाना है आपको, क्योंकि रिवीजन से ही आपकी क्या बनती है बच्चों, डिवीजन बनती है। अगर आपको एक अच्छी डिवीजन चाहिए तो आपको रिवीजन तो करना ही पड़ेगा, है ना। तो डिवीजन तक आपको कौन पहुंचा सकता है, एक अच्छा रिवीजन। तो रिवीजन रूटीन आपका अच्छा हो, रेगुलर स्टडी करिए, इससे कॉन्सेप्ट्स याद रहते हैं। पहला पॉइंट क्या लिखा है मैंने, इससे आपके कॉन्सेप्ट्स याद रहते हैं।
इससे आपके कॉन्सेप्ट याद रहते हैं। जो डिफिकल्ट टॉपिक्स को ज्यादा से ज्यादा रिवाइज करो, है ना। बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो आपको डिफिकल्ट लगते हैं, तो उनको ज्यादा से ज्यादा आपको उनका रिवीजन करना है, ताकि उनकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो सके, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो सके, और जब एग्जाम में उनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए तो आप उसको आंसर कर सको। हर न्यू टॉपिक को ना शुरू करने से पहले पुराने का रिवीजन करो, है ना। हर न्यू टॉपिक को शुरू करने से पहले जो पुराना जो टॉपिक आपने पढ़ो उसका एक बार रिकैप कर लो, उसको एक बार रिवाइज कर लो, उसका एक बार रिवीजन कर लो। उससे क्या होता है, चीजें आसान हो जाती है याद करने में, ठीक है ना। पुराने का रिवीजन जरूर करना है। और भैया कंसिस्टेंसी 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 का मतलब है रेगुलर स्टडी करनी है आपको। ऐसा नहीं कि किसी दिन आपने पढ़ लिया और किसी दिन आपने पढ़ाई छोड़ दी, ये कंसिस्टेंसी नहीं है। कंसिस्टेंसी मतलब निरंतर रूप से लगातार आपको पढ़ाई करनी है पूरे साल भर, तभी आप इस टारगेट को अचीव कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 24 घंटे पढ़ाई किताबों पर ही बैठे रहो, नहीं। स्पोर्ट्स भी जरूरी है, गेम्स भी जरूरी है, एंजॉयमेंट भी जरूरी है, एंटरटेनमेंट भी जरूरी है, सब चीज़ों के लिए टाइम है। लेकिन 24 घंटे में कम से कम 2-3 घंटे तो अपनी पढ़ाई को दे ही सकते हैं आप, है ना। आपको 6 सब्जेक्ट्स कवर करने हैं, तो हर एक सब्जेक्ट को के साथ टाइम को डिवाइड करो ना, किस सब्जेक्ट को आपको ज़्यादा टाइम देना है। जो ज़्यादा वीक सब्जेक्ट है उसमें ज़्यादा टाइम दो, जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है उसमें हो सके तो कम टाइम दो। हो सकता है वो आपका स्कूल में ही तैयार हो जाता होगा, है ना, घर में पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती होगी, लेकिन फिर भी उसको भी आपको टाइम देना है। तो कंसिस्टेंसी बच्चों बहुत बहुत जरूरी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ये 2 स्टेप्स हो गए। तीसरा स्टेप है यूटिलाइज पीवाईक्यू। पीवाईक्यू का इस्तेमाल करना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए। देखो यहां पर हर एक स्टेप आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये वाला स्टेप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सारे स्टेप्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। इसमें से अगर कोई भी स्टेप आपने स्किप किया तो आप इस टारगेट तक पहुंचने में रुक सकते हो। इससे क्या पता चलता है, पीवाईक्यू से क्या आइडिया होता है, एग्जाम पैटर्न का पता चलता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का पता चलता है। जैसे आप लाइव प्रोसेसेस वाला चैप्टर पढ़ रहे हो, लाइव प्रोसेसेस वाला चैप्टर जब आप पढ़ लोगे तो उसके बाद पीवाईक्यू क्वेश्चंस निकालो, पीवाईक्यू क्वेश्चन पेपर निकालो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर निकालो। उसमें देखिए कि लाइव प्रोसेसेस से कौन कौन से क्वेश्चंस बने हुए हैं, उससे क्वेश्चंस का आइडिया पता चलता है, एग्जाम पैटर्न का पता चलता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का पता चलता है। मैं बता रहा था ना कि कैसे आपको पता चलेगा कि कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ये है वो आपके लिए रामबाण। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से आपको पता चल जाएगा कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं। तो इसका मतलब ये नहीं बाकी सब इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट सब होते हैं, लेकिन कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं ना, जैसे मैंने केमिकल रिएक्शन और इक्वेशंस का एग्जांपल आपको दिया, जहां पर कुछ चीजें क्या हो जाती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो पीवाईक्यू से आपको बहुत ज्यादा हेल्प होगी, बहुत ज्यादा हेल्प होगी। पिछले 2-3 साल के क्वेश्चन पेपर्स उठाइए सीबीएसई के, और वहां से देखिएगा कि कौन कौन से क्वेश्चन किस तरीके से पूछे गए हैं, ठीक है। देखो डायरेक्ट क्वेश्चन तो बहुत कम पूछे जाते हैं, घुमा फिरा करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, स्किल्स बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके सामने, है ना, नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके सामने। तो उसके लिए आपको थॉरली स्टडी करनी पड़ेगी। 5 मिनट की ट्रिक्स से काम नहीं चलेगा, है ना, कि 10 मिनट में आपको हम एकदम टॉपर ही बना देंगे। इस तरीके की वीडियोस देखने का मतलब है टाइम को वेस्ट करना। तो आपको जेन्युइन टीचर से पढ़ना है, जेन्युइन तरीके से पढ़ना है, और बहुत अच्छे से आपको अपनी पढ़ाई का रूटीन बनाना है। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का पता चलता है, एग्जाम पैटर्न का पता चलता है, आप अगर पीवाईक्यू को यूटिलाइज कर रहे हो, इस्तेमाल कर रहे हो तो, ठीक है। तो ये आपका तीसरा स्टेप है। चौथा स्टेप है बच्चों, फोकस ऑन कंसेप्चुअल क्लैरिटी। रोट स्टडी नहीं, चीजों को रटने से बचना है, क्योंकि रटने से टाइम वेस्ट होता है। मैं मानता हूं कुछ कुछ चीजें आपको रटनी पड़ती है, लेकिन बायो में जैसे आपको बहुत सारे टर्म्स होते हैं जो रटने पड़ सकते हैं। लेकिन मैंने बताया ना, जब आपका रिवीजन वाला रूटीन एक प्रॉपर तरीके से चलने लग जाएगा ना, तो चीजों को जब आप रिवाइज करोगे तो उससे क्या होता है, आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी ज्यादा से ज्यादा बनने लगती है। हर टॉपिक को एग्जाम्पल के साथ समझते चलो।
हर एक टॉपिक को एग्जाम्पल के साथ समझते चलो। अगर आपको कॉन्सेप्ट रूपी छत तक पहुंचना है तो उसके लिए आपको एग्जाम्पल्स रूपी सीढ़ी का यूज करना पड़ेगा। एग्जाम्पल्स रूपी सीढ़ी से जब आप चढ़ोगे तो कॉन्सेप्ट रूपी छत तक आप पहुंच जाओगे, कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपकी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो हर टॉपिक को आपको एग्जाम्पल के साथ समझना है, रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ उनको लिंक करके देखना है। और अगर उस टॉपिक से रिलेटेड कोई डाउट आपके माइंड में क्रिएट हो रहा है तो तुरंत उस डाउट को क्या करना है, आपको क्लियर करना है। कहां से क्लियर करना है? जो टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं उनके पास जाना है और तुरंत उस डाउट्स के बारे में डिस्कस करना है, ताकि वो डाउट आपका, देखो डाउट्स मत रखने देना अपने माइंड में। ठीक है, क्योंकि हर टॉपिक से डाउट 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 तो वो एक कचड़े की तरह इकट्ठे होते जाएंगे, फिर बाद में उनको क्लियर करना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए तुरंत अगर डाउट आ रहा है तो तुरंत उसको टीचर से पूछिए, आस्क योर टीचर अबाउट योर डाउट्स। ठीक है, तो डाउट्स को तुरंत क्लियर करो, हर टॉपिक को एग्जांपल के साथ समझो ताकि कंसेप्चुअल क्लैरिटी बन सके, है ना। क्योंकि कंसेप्चुअल क्वेश्चंस जब आते हैं तो बच्चे उनमें क्या हो जाते हैं, फंस जाते हैं। क्यों फंस जाते हैं? क्योंकि उन्होंने टॉपिक को अच्छे से नहीं समझा है। तो टॉपिक को अच्छे से न समझने का मतलब है कंसेप्चुअल क्लैरिटी अभी नहीं आई। ठीक है ना, तो तुरंत डाउट आपको क्लियर करने हैं, एग्जांपल के साथ टॉपिक्स को समझना है, इससे आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी स्ट्रांग हो जाती है। भैया ये टॉपिक देखिए जरा, क्रिएट नोट्स। बहुत कम बच्चे नोट्स बनाते हैं। स्कूल की कॉपी वाले नोट्स नहीं बोल रहा हूँ मैं, वहाँ पर आपके टीचर्स भाई नोटबुक बच्चे प्रिपेयर करते हैं, है ना, क्रिएट करते हैं, क्योंकि कहीं उनको डांट ना पड़ जाए, है ना, कहीं उनको स्कूल में डांट ना पड़ जाए, इसीलिए वो नोटबुक को क्या करते हैं, अच्छे से प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, लेकिन आपको अपनी एक खुद की नोट्स बनानी है ना, स्टडी नोट्स बनानी है। स्टडी करते करते नोट्स बनाइए। अगर आप कोई लेक्चर देख रहे हो ना तो आपके पास में, मैं जब भी कोई क्लास शुरू करता हूं तो मैं एक लाइन जरूर बोलता हूं कि बच्चों आपके पास एक पेन होनी चाहिए, एक कॉपी होनी चाहिए, ताकि जो भी चीजें मैं आपको पढ़ाऊं वो सब आपके सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो सके। तो नोट करते 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 करते, है ना, आपको क्या होता है, चीजें जल्दी याद होती है। चीजें जल्दी याद होती है, भले आप करके देख लीजिए। जब मैं आपको यहां से पढ़ा रहा होऊंगा, आपके हाथ में एक कॉपी होगी, एक पेन होगी, जो चीज मैं पढ़ा रहा हूं इंपॉर्टेंट चीजें नोट भी करते जाइए, नोट भी करते जाइए, है ना। इसमें क्या होगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी आपको नोट करना है और रिवीजन में क्या करेगा, ये आपकी हेल्प करेगा। नोट्स जब आप रिवीजन करोगे तो वहां पर आपकी हेल्प करती है। आप वहां पर अपनी एनसीईआरटी बुक को थोड़े खोल करके बैठोगे, एनसीईआरटी बुक खोल के तो नहीं बैठोगे ना, है ना, रिवीजन करने के लिए। तो जो आपने नोट्स बना रखी है रिवीजन के टाइम पे आप उनका ही यूज करोगे, ठीक है ना, क्योंकि वही आपके लिए वहां पर क्या होती हैं, बेनिफिशियल होती हैं। तो स्टडी करते करते आपको नोट्स बनानी चाहिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी आपको नोट करना चाहिए, और ये आपकी किस में हेल्प करते हैं बच्चों, रिवीजन में हेल्प करते हैं। तो क्रिएट नोट्स 10 स्टेप में ये भी एक स्टेप है, आपको नोट्स क्रिएट करनी है। मेक अ हैबिट ऑफ क्रिएटिंग नोट्स। ठीक है, ठीक है, क्लियर है इतना। नोट्स बनानी है। मैनेज योर टाइम इफेक्टिवली। आपको इफेक्टिवली अपने टाइम को मैनेज करना है भाई। अगर टाइम मैनेज नहीं होगा तो कुछ भी मैनेज नहीं होगा, क्योंकि हर एक चीज, दुनिया की हर एक काम टाइम के साथ चलता है। हर एक चीज के लिए टाइम बना हुआ है। क्रिएट अ स्टडी शेड्यूल। स्टडी शेड्यूल को क्रिएट करिए, कब आपको पढ़ना है। डिवाइड योर टाइम बिटवीन सब्जेक्ट्स। सब्जेक्ट्स के बीच में अपने टाइम को डिवाइड करना है कि साइंस को आपको इतने आवर्स देने हैं, मैथमेटिक्स को इतना देना है, हिंदी को इतना देना है, संस्कृत को इतना देना है, इंग्लिश को इतना देना है, एसएसटी को इतना देना है। ठीक है, तो इस तरीके से जो सब्जेक्ट आपका ज़्यादा डिफिकल्ट है, जो सब्जेक्ट आपका डिफिकल्ट है उसको आप ज़्यादा टाइम दे सकते हैं। जो सब्जेक्ट आपका डिफिकल्ट है, अब हो सकता है डिफिकल्ट सब्जेक्ट, जैसे आप बच्चे बोलते हैं डिफिकल्ट सब्जेक्ट साइंस होता है या मैथमेटिक्स होती है, इसको बच्चे डिफिकल्ट मानते हैं। कई बच्चे एसएसटी को भी डिफिकल्ट मानते हैं, क्योंकि उसमें याद बहुत चीज़ें करनी पड़ती है ना। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, डिफिकल्ट कुछ नहीं होता है, डिफिकल्ट चीज़ें लगती हैं। जब आप एक फ्लो में आ जाते हो ना तो कठिन से कठिन चीज़ें भी आपको आसान लगने लगती हैं। अब जैसे ये स्टेप्स आपको सुनने में तो बड़े अच्छे लग रहे होंगे, हाँ सर हम तो बिल्कुल, लेकिन इनको फॉलो करना उतना ही डिफिकल्ट भी है। लेकिन जब आप इनको फॉलो करते जाओगे करते जाओगे करते जाओगे तो एक दिन ऐसा आएगा बच्चों, एक दिन क्या 2-3 महीने के बाद ही वो दिन आ जाएगा कि आपका एक फ्लो बन जाएगा। तो ये सारे स्टेप्स आपके वॉल पर पेस्ट होने चाहिए। एक पेपर पे लिखिए और उस पेपर को आपको यू हैव टू पेस्ट ऑन योर वॉल। ठीक है, अपनी वॉल पर उसको पेस्ट कर लीजिए ताकि वो स्टेप्स आपके दिमाग में बार बार आते रहे, ठीक है, याद होते रहे।
तो स्टडी शेड्यूल आपको अच्छे से बनाना है और अपने टाइम को अच्छे से डिवाइड करना है। देखिए, जो आपका वीक सब्जेक्ट है ना, जैसे कई बच्चों का मैथमेटिक्स बहुत वीक होता है, तो उसमें ना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देने की कोशिश करिए, है ना। अगर कहीं पर खाली टाइम आप बैठे हुए तो कोशिश करिए वहाँ पर आप उस सब्जेक्ट को दीजिए जो आपका वीक है ना। जो आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है उसको कम टाइम दीजिए, जो आपका वीक सब्जेक्ट है उसको थोड़ा आधा घंटा, पौने घंटा, 1 घंटा आप ज़्यादा दे सकते हैं, ज़्यादा नहीं, ठीक है। क्योंकि हर एक सब्जेक्ट आपका इंपॉर्टेंट होता है। जितना इंपॉर्टेंट साइंस है उतनी इंपॉर्टेंट आपकी हिंदी संस्कृत भी है, जितना इंपॉर्टेंट आपका मैथ है उतना इंपॉर्टेंट आपका एसएसटी भी है, साइंस भी है। सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। हाथ में 5 उंगलियां होती है तो हम ये नहीं कह सकते कि ये उंगली सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नहीं, सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। आंख सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो क्या लीवर को निकाल के बाहर कर दें? लीवर इंपॉर्टेंट नहीं है, हार्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, आपकी बॉडी की हर एक सेल आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से हर एक सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, हर एक सब्जेक्ट का हर एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है और ये जितने भी स्टेप हैं इसमें हर एक स्टेप भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। समझ आया? जितना इंपॉर्टेंट पहला वाला स्टेप था ना, अपने सिलेबस को थॉरली जा करके समझिए, उतना ही इंपॉर्टेंट ये भी है जो अभी आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, ठीक है ना। तो अपने टाइम को इफेक्टिवली आपको मैनेज करना है। टाइम मैनेजमेंट आपको आना चाहिए, टाइम मैनेजमेंट आना चाहिए, ठीक है। उससे सारी चीज़ें मैनेज हो जाती। प्रैक्टिस न्यूमेरिकल्स रेगुलरली। न्यूमेरिकल्स कहाँ आते हैं सर? साइंस में आते हैं ना। थोड़ा बहुत केमिस्ट्री, थोड़ा बहुत बायो में तो क्या ही न्यूमेरिकल आएगा। आवर एनवायरनमेंट में जो बायो मैग्निफिकेशन वाले जो टॉपिक्स हैं वहाँ पर आप देखेंगे कि जैसे 10% का लो है ना, तो वहाँ पर आप देखोगे थोड़ा बहुत एक आध न्यूमेरिकल्स हैं, बाकी सारी थ्योरी है। लेकिन फिजिक्स वाला जो पोर्शन है, फिजिक्स में क्या आते हैं? डेरिवेशंस आते हैं बच्चों, ठीक है ना। तो फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स बहुत ज़्यादा आते हैं, तो वहाँ पर आपको क्या करना है? उनके फॉर्मूले याद रखने हैं, उनके फॉर्मूलाज याद रखने हैं और खाली टाइम में जितना पॉसिबल हो प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस से मनुष्य परफेक्ट बनता है, प्रैक्टिस से परफेक्शन आता है। मोर यू प्रैक्टिस बेटर यू बिकम, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। खाली टाइम में जितना पॉसिबल हो प्रैक्टिस करते रहना है, प्रैक्टिस करते रहना है। किसकी? न्यूमेरिकल्स की। फिजिक्स में बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं बच्चों, और न्यूमेरिकल्स का मतलब है फिजिक्स। साइंस में न्यूमेरिकल्स का मतलब फिजिक्स समझो आप, तो वहां से आपके न्यूमेरिकल्स बनते हैं। तो उसको आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। और जो फॉर्मूलाज हैं उसके लिए एक छोटी सी नोटबुक बना लीजिए, उसमें लिख लीजिए सारे फॉर्मूले, याद हो जाएंगे तुरंत, है ना। ऐसे केमिस्ट्री में बहुत सारे फॉर्मूले हैं, है ना। फॉर्मूलों को कैसे बनाया जाता है आपने 9th में अच्छे से पढ़ा होगा, तीसरे चौथे चैप्टर में, ठीक है। तो वो फर्स्ट चैप्टर में आपका काम आ जाता है, सेकंड में काम आ जाता है, थर्ड में काम आ जाता है, जो केमिस्ट्री के चैप्टर्स हैं, है ना, इक्वेशंस वाले, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, है ना। तो उसमें फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है। फिजिक्स में भी फॉर्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बायो की बात करूँ तो वहाँ पर आपको डायग्राम की प्रैक्टिस करनी है। किसकी प्रैक्टिस करनी है? डायग्राम की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि डायग्रामेटिक क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं हर साल। तो आपको हर एक डायग्राम को बनाने की भी कोशिश, कुछ बच्चों की ना आर्ट बहुत अच्छी होती है तो उनको ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी वहाँ पर, तो वहाँ पर उनका टाइम बच जाएगा। लेकिन जिनकी आर्ट अच्छी हो सकती है, उनके न्यूमेरिकल्स वीक हो, उनकी मैथमेटिक्स वीक हो, तो उनको न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने में ज़्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए। जिनके न्यूमेरिकल्स स्ट्रॉन्ग है लेकिन वो डायग्राम बनाने में थोड़ा कमजोर है, उनको डायग्राम्स बनाने में ज़्यादा टाइम देना चाहिए। तो इस तरीके से आपको प्रैक्टिस का रूटीन अपना फॉलो करना है। समझ आया बच्चों? ठीक है, चलिए 8वीं स्टेप पर जाएंगे। भैया ये स्टेप तो ना बिल्कुल भी भूल कर भी नहीं भूलना, एम्फेसाइज एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक पर जोर दीजिए। जब मैं आपको पढ़ा रहा होऊंगा या कोई भी टीचर आपको पढ़ा रहे होंगे, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, आपके हाथ में एक एनसीईआरटी होनी चाहिए, एनसीईआरटी होनी चाहिए। और हर एक टॉपिक को एनसीईआरटी की हर एक लाइन से लिंक करो। मैं जब आपको पढ़ा रहा होता हूं तो उस समय मैं आपको ये भी बता रहा होता हूं कि बच्चों देखिए ये टॉपिक एनसीईआरटी की लाइन में इस तरीके से एक्सप्लेन्ड है, ताकि आपको पता चले, एक आइडिया हो कि एनसीईआरटी में किस तरीके से इसको एक्सप्लेन किया है। एनसीईआरटी की हर लाइन इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में ज्यादा क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं, यहीं से पूछे जाते हैं, बाकी कहीं से नहीं। एनसीईआरटी एनसीईआरटी एनसीईआरटी, सीबीएसई भी एनसीईआरटी ही फॉलो करता है। एनसीईआरटी की जितनी भी एक्टिविटीज हैं बच्चों, जितनी भी एक्टिविटीज है एनसीईआरटी की, है ना, जितनी भी एक्टिविटीज है एनसीईआरटी की, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं तो बच्चों को ये रिकमेंड करता हूं कि बच्चों, ये सजेस्ट करता हूं कि बच्चों एनसीईआरटी की जो एक्टिविटीज है ना, उसके लिए एक अलग नोटबुक बना लीजिए,
सारी एक्टिविटीज़ के लिए, क्योंकि एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन भी यहाँ से पूछे जाते हैं। समझ आया? तो एनसीईआरटी बुक को आपको फॉलो करना है, इधर उधर की कोई बुक फॉलो नहीं करनी है। एनसीईआरटी एनसीईआरटी एनसीईआरटी, ये आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट, ग्रुप डिस्कशन विद योर क्लासमेट्स, लर्न एंड टीच। देखो, जब आप किसी चीज़ को पढ़ाते हैं, सीखते हो ना, और सीख करके तुरंत जब आप किसी चीज़ को सिखाते हो तो आपकी द्वारा सीखी हुई चीज़ आपको जल्दी से लर्न हो जाती है, जल्दी से याद हो जाती है। देखो, आपने कोई टॉपिक पढ़ा, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम को पढ़ा आपने बायो के अंदर, ठीक है। अब आपको वो अच्छे से समझ में आ गया। अब आप कल स्कूल में जाइए, 2-3 बच्चों को पकड़िए, बैठिए, ग्रुप बनाइए और उनको समझाओ, है ना। हो सकता है कोई बच्चे का फिजिक्स स्ट्रांग है, उसकी बायो हो सकता है वीक है, तो आप बायो का टॉपिक उसको पढ़ाओ, उससे फिजिक्स पढ़ लो। ग्रुप डिस्कशन बहुत जरूरी है। अगर कहीं पर कोई बच्चे ग्रुप डिस्कशन कर रहे हैं, कोई क्वेश्चंस मतलब समझ रहे हैं आपस में, तो उन बच्चों के साथ बैठने की कोशिश करिए, अच्छी संगति करिए, है ना। जैसा संग वैसा रंग, और जैसा रंग वैसा ढंग, है ना। वैसा ही ढंग, जैसा संग वैसा रंग, जैसा रंग वैसा ढंग, वैसा तौर तरीका, ठीक है। तो देखो, आपको अच्छे बच्चों के साथ बैठना है ना। अब आप कहोगे सर हम अच्छे बच्चे नहीं हैं तो हमारे साथ कौन बैठेगा, ठीक है। तो अच्छे बनिए ना, अच्छे बनिए। बुरे बनने में कम टाइम लगता है, अच्छे बनने में थोड़ा टाइम लगता है ना। पर देखो, अभी आप पढ़ रहे हो तो आपको अच्छा तो बनना ही पड़ेगा, अच्छा तो आपको बनना ही पड़ेगा, ठीक है। तो लर्न एंड टीच, आपको सीखना है और पढ़ाना है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि टीचर बन जाओ अभी से, नहीं। देखिए, सीखने और सिखाने की जो प्रोसेस है ना, ये लाइफ टाइम चलती जाएगी आपकी। हम अभी आपको पढ़ा रहे हैं तो हम भी अभी सीख रहे हैं चीज़ों को, है ना। इंसान जिंदगी भर सीखता है और जिंदगी भर सिखाता भी है। तो जो आप सीख रहे हो, कोशिश करो उसको दूसरों को भी सिखाओ। इससे चीज़ें आपके दिमाग में हमेशा के लिए फीड हो जाती हैं और केवल एग्जाम टाइम तक ही वो चीज़ याद नहीं रहेगी, थ्रू आउट द लाइफ आपको वो चीज़ याद रहेगी। तो ग्रुप डिस्कशन से ये फायदा है, ग्रुप डिस्कशन से ये फायदा है। जैसे ग्रुप एक्टिविटीज होती है, ऐसे ग्रुप डिस्कशन भी होता है, तो उससे आप वंचित मत रहना। जहां पर ग्रुप डिस्कशन चल रहा है वहां पर जाकर के आप इन्वॉल्व हो जाइए, वहां पर उस डिस्कशन को पार्टिसिपेट करिए, ठीक है ना। तो ये आपका 9th और बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, ठीक है। अगला स्टेप है बच्चों आपका मैनेज स्ट्रेस इफेक्टिवली। जैसे मैंने टाइम मैनेजमेंट की बात करी ना, ऐसे यहाँ पर स्ट्रेस मैनेजमेंट। बच्चे ना स्ट्रेस में आ जाते हैं, प्रेशर में आ जाते हैं, है ना, क्योंकि उनके अंदर ना पेशेंस लेवल नहीं होता है। पी फॉर पेशेंस और पी फॉर प्रैक्टिस। अगर ये दो चीजें आप अपने पूरे स्टेप्स में फॉलो कर रहे हो, अपनी पूरी स्टडी में फॉलो कर रहे हो, है ना, पी फॉर पंक्चुअलिटी, पी फॉर प्रैक्टिस, है ना, तो ये सारी चीजें आपको बहुत हेल्प करती हैं। मैनेज स्ट्रेस इफेक्टिवली, स्टे हेल्दी एंड रिलैक्स्ड। बच्चे प्रेशर में आ जाते हैं क्योंकि उनके अंदर पेशेंस नहीं होता है ना। वो सोचते हैं कि कितने मार्क्स आएंगे, जो मैं पढ़ रहा हूँ वो एग्जाम पेपर में आएगा या नहीं आएगा। काश ऐसा होता कि 20-25 क्वेश्चन मुझे ऐसे कोई बता दे कि बस मुझे वही पढ़ने पड़े, है ना। भाई, इस तरीके की चीज़ों, ये सारी चीज़ें बिल्कुल काल्पनिक हैं, इमेजिनरी हैं, ये कभी हकीकत नहीं हो सकता है, ये आप याद रखना, ठीक है। स्ट्रेस आपको नहीं लेना है, क्योंकि स्ट्रेस लेने से कुछ भी नहीं होता है ना। आपको टेंशन में नहीं, आपको पेंशन में रहना है ना। और जब टीचर्स आपको पढ़ा रहे होते हैं तो यू डोंट हैव टू पे मनी, यू हैव टू पे अटेंशन। आपको अपना अटेंशन पे करना है, क्योंकि गुरु का ज्ञान, शिष्य का ध्यान, जब ये दो चीज़ें मिलती है ना तो विज्ञान बनता है। गुरु का ज्ञान, शिष्य का ध्यान। मैं जब स्कूल में पढ़ाता था तो बच्चों को ये एक मैंने खुद ये मतलब मेरे दिमाग में एक बार क्रिएट हुआ था कि ज्ञान के अंदर ही भैया ध्यान होता है ना। तो जब आपको कोई पढ़ा रहा होता है ना तो उसको बड़े ध्यान से आपको सुनना चाहिए, ठीक है, ध्यान से सुनना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि ध्यान से ही क्या आता है, ज्ञान आता है, नॉलेज आता है। तो अटेंशन से ही आपको नॉलेज अचीव हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर तो बात सर स्ट्रेस की हो रही है, आप कहाँ पहुँच गए, ठीक है। अब देखो, फ्लो में हम कहीं भी पहुंच जाते हैं, क्या दिक्कत है। मैनेज स्ट्रेस इफेक्टिवली, है ना। अपने स्ट्रेस को ना आपको मैनेज करना है। हेल्दी रहिए, रिलैक्स्ड रहिए, जो होगा देखा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। एंटरटेनमेंट भी करिए, एंजॉय भी करिए, सब चीज़ें। स्ट्रेस को दूर करने के लिए आपको अपनी एक्सरसाइज करनी चाहिए, है ना। अपनी जो स्लीपिंग साइकिल है वो प्रॉपर होनी चाहिए। ये नहीं कि आप 12 बजे तक मोबाइल चला रहे हो, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मेंटेन अ हेल्दी लाइफ स्टाइल, हेल्दी लाइफ स्टाइल मेंटेन करनी है विद प्रॉपर डाइट,
प्रॉपर डाइट आपको लेनी है, प्रॉपर स्लीप, है ना, स्लीपिंग साइकिल आपकी अच्छी होनी चाहिए, कम से कम 8 घंटे की नींद आपकी प्रॉपर आपको आनी ही आनी चाहिए, उससे आपका दिमाग एकदम रिफ्रेश हो जाएगा। और एक्सरसाइज टू कीप योर माइंड शार्प। अगर आपको अपने माइंड को शार्प रखना है तो थोड़ा बहुत आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, आप मेडिटेशन वगैरह कर सकते हैं। स्कूल में भी आपको बताया जाता है कि मेडिटेशन क्या होता है ना, हर एक स्कूल में आजकल ये चीज़ें डिस्कस होती हैं, तो इन चीज़ों को भी आप फॉलो कर सकते हैं। तो भैया स्ट्रेस में बच्चे कब आते हैं? एग्जाम के टाइम पे आते हैं, एग्जाम के टाइम पे आते हैं, और उस टाइम पे बच्चों का स्ट्रेस लेवल जो है ना वो बढ़ जाता है और पेशेंस लेवल कम हो जाता है। पी फॉर स्ट्रेस, एस फॉर स्ट्रेस, और पी फॉर पेशेंस, और पी फॉर पेपर, है ना, ये सब पी 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 आ रहे हैं सब, ठीक है। तो प्रेशर बिल्कुल भी नहीं लाना है आपको, है ना, प्रेशर से दूर रहना है, पेशेंस लेवल को हाई रखना है, प्रेशर का जो लेवल है उसको बिल्कुल लो रखना है, और स्ट्रेस का लेवल भी आपको लो रखना है, हेल्दी रहना है, हेल्दी लाइफ स्टाइल को फॉलो करना है। प्रॉपर हेल्दी रहने के लिए आपको प्रॉपर डाइट चाहिए, प्रॉपर आपकी नींद चाहिए, और हो सके तो थोड़ा 5-10 मिनट के लिए आप एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। वैसे एक्सरसाइज तो आपकी हो ही जाती होगी, ऑब्वियसली आप अभी बच्चे हैं तो आप खेलते कूदते भी होंगे, तो वो आपकी एक्सरसाइज में ही गिनी जाएगी, ठीक है बच्चों। तो ये 10 स्टेप्स हैं बच्चों, जिनको फॉलो करके आप 98% तक अचीव कर सकते हो। दिस इज माई प्रॉमिस टू ऑल ऑफ यू, है ना, ये वादा है मेरा आपसे, ठीक है ना। बाकी अगर आपको अपनी साइंस की बहुत बेस्ट प्रिपरेशन करनी है तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर लीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि बच्चों को ये 10 स्टेप्स पता चल सके, क्योंकि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करके यू कैन अचीव 98% मार्क्स, 90 प्लस मार्क्स, 95 प्लस मार्क्स, 96 प्लस मार्क्स। अब 100% की तो मैं यहाँ पर गारंटी नहीं दे सकता हूँ, लेकिन हाँ, टारगेट आप जितना बड़ा रखोगे आपका रिजल्ट भी उतना ही बड़ा होगा। ये 10 के 10 स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं अपने 2024-25 का जो सेशन है इसमें, ठीक है। और केवल 10th का ही बच्चा क्या भाई, अगर 11th 12th के बच्चे, 9th के बच्चे भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनके लिए भी ये 10 के 10 स्टेप्स क्या हैं, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज का वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग टुडेज वीडियो गाइस, और मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में एक फ्रेश चैप्टर के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और थोड़ा बहुत देखते रहिए आप अपने इजोटी साइंस को।